इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्टैक्ट के बारे में बताया था और कॉन्टैक्ट बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है और क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए ये चीज़ बताया था। देखो कॉन्टैक्ट बनने से पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल को एक्सेप्ट होना चाहिए और उसको फिर क्या होना चाहिए, प्रोमिस बन जाता है, प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन मिल के एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ का जिक्र आया बार बार, क्या है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाता है और कैसे किया जाता है और इनको कब रिवोक किया जा सकता है, यही इस चैप्टर में बताता है। चैप्टर फर्स्ट इसी को उसमें बताता है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कैसे इनको कम्युनिकेट किया जा सकता है और इनको कैसे रिवोक किया जा सकता है। जो सेक्शंस 3 से लेके 9 तक चैप्टर फर्स्ट में बताया गया है, 3 से लेके 9 तक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, कैसे रिवोक किया जा सकता है, कैसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। क्लियर है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और उनका रिवोकेशंस कैसे किया जाता है। और आप इसको देखना, सेक्शन 3 इसी के उसमें बताता है। क्या कहता है सेक्शन 3, मैं आपको रीड कर देता हूँ। द कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। देखो प्रपोजल सबसे पहले क्या हुआ, प्रपोजल की बात चल रही है। जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो प्रपोजल का कम्युनिकेशंस हुआ है या नहीं हुआ है, या उसको एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसी चीज़ के बारे ये बताता है। द रिवोकेशंस ऑफ प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशंस कैसे समझा जा सकता है। रेस्पेक्टली डीम टू बी मेड बाय द पार्टी, पार्टी है किससे समझा जा सकता है, एक्ट और ओमिशन। कौन सी पार्टी है, जो प्रपोजिंग करती है, एक्सेप्टिंग करती है और रिवोकिंग करती है। जो प्रपोजल है उसको, उसका कम्युनिकेशंस और प्रपोजल का एक्सेप्टेंस और रिवोकेशंस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कैसे समझा जा सकता है, वो पार्टी से। कौन सी पार्टी, जो प्रपोजिंग करती है, एक्सेप्टिंग करती है, रिवोकिंग करती है, उसके एक्ट और ओमिशन से समझा जा सकता है। और वे कौन से एक्ट और ओमिशन है जिनसे हम समझ सकते हैं पार्टी क्या, विच ही इंटेंड, जो पार्टी है या तो वह इंटेंशनली क्या करती है, कम्युनिकेट करती है सच प्रपोजल, इस प्रपोजल के लिए क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, एक्सेप्टिंग करती है, एक्सेप्ट करती है और क्या करती है, रिवोकेशंस करती है। इंटेंशनली वो क्या करती है, प्रपोज करना चाहती है, एक्सेप्ट करना चाहती है, ये रिवोकेशन करना चाहती है। जो उन्होंने किया है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, उसका रिवोकेशन करना चाहती है। ये तो उनका एक्ट हो गया या ओमिशन से समझा सकता है। या विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, या वे ऐसा इस तरह का ट्राई करते हैं या क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, इस चीज़ के लिए इफेक्ट रखते हैं इस चीज़ का, बिल्कुल सेम जैसा कि इंटेंशनली वो सेम ही हो जाता है। अब मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको बता सकता हूँ इस चीज़ के बारे में कैसे होता है। सपोज डैट ए, मैंने बताया था ये प्रपोजल करता है, और बी, इसको ए ने क्या किया, प्रपोज, बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। इंटेंशनली ए ने बी को बुक सेल करने के लिए ऑफर दिया, बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। क्लियर है, ये क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। या वो उसको रिवोक करना चाहते हैं कि मैंने जो आपको प्रपोज किया वो मैं इसको, मैं नहीं भी अब सेल नहीं करना चाहता हूँ। ये कब किया जा सकता है, इसके एक्ट और ओमिशन के द्वारा समझा जा सकता है। जो ए और बी एक्ट करते हैं, इन पार्टी की बात करते हैं, और इनके जब वे एक्ट करते हैं तो उनकी क्या क्या इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशनली या तो वे प्रपोजिंग करना चाहते हैं या एक्सेप्टेंस करना चाहते हैं, रिवोकेशन करना चाहते हैं। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा जब सेक्शन 3 के साथ हम 4 और 5 भी देख लेते हैं। क्लियर है। देखो अब इसके बाद सेक्शन 4 बताता हूँ मैं आपको। जो मैंने कम्युनिकेशंस बताया था कि वे इंटेंशनली क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिवोक करते हैं। तो इसी चीज़ के लिए आगे बताता है कि यह कब कंप्लीट हो जाता है। कम्युनिकेशंस करते हैं ना इस चीज़ की इंटेंशनली, अब ये देखता है कब कंप्लीट होता है। उस चीज़ को इंटेंशनली रखते हुए सेक्शन 3 के साथ सेक्शन 4 पर जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज़ के बारे में देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 4। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, क्लियर है। देखो इसका टाइटल ही ये कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है,
अब हम इसको देखते हैं। सेक्शन 4 बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट है इनके साथ। सेक्शन 3 के साथ 4 और 5 देखना होता है, तभी हमारी समझ में आता है। और ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप समझ लोगे एक बार तो हमेशा कभी नहीं भूलोगे। आप देखो कोर्स से देखना क्या कहते हैं। द कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल। सबसे पहले प्रपोजल का कम्युनिकेशंस होना चाहिए ना, वो तभी तो एक्सेप्ट होएगा। जैसे सपोज करो ए जो है बी के पास जाता है, बी को ऑफर करता है, तो बी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ए ने मुझे वो ऑफर दिया है। तो ये कहता है द कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल। सबसे पहले क्या हुआ, द कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट मेड। क्लियर है। कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो जाता है जिससे वह किया गया है उसकी नॉलेज में आ जाता है। क्लियर है। एग्जांपल दे बताता हूँ मैं आपको, ये वाला इसका एग्जांपल बता देता हूँ। कम्युनिकेशंस कब कंप्लीट हो जाता है, ए ने बी को क्या किया, प्रपोजल किया। अब बी को जो है इस चीज़ की जब तक नॉलेज नहीं है उसको एक्सेप्ट कैसे कर लेगा। तो ये कहता है कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है जब बी की नॉलेज में आता है। किसकी नॉलेज में आना चाहिए, बी की, जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये किससे बनाया गया है, ये किससे किया गया है, बी से किया गया है। इसने सिर्फ बी से किया है। क्लियर है। अब सेकंड लाइन देखते हैं इसकी क्या कहती है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया, जब बी की नॉलेज में आ गया। ए ने प्रपोजल किया, अब बी उसको क्या कर रहा है, बी से किया है प्रपोजल। किससे किया है, बी से। बी की नॉलेज में आ गया तो यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लाइन हमें ये बताती है द कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। क्लियर है। देखो ए ने बी से प्रपोजल किया, बी की नॉलेज में आ गया। अब ये कहता है कि जो बी जो है, बी को प्रपोजल किया गया था, वो प्रपोजल का एक्सेप्ट करेगा भी उसको, वो कब कंप्लीट होता है, ये चीज़ बताता है सेक्शन 4। अब देखो हमें क्या कहता है सेकंड इसका पार्ट। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जो प्रपोजर है, प्रपोजर कौन होता है, जो प्रोमिसर होता है, जो प्रपोजल करता है। व्हेन इट पुट इन द कोर्स of transmission to him so as to be out of the power of acceptor। ये बिल्कुल क्लियर ये कहता है कि सबसे पहले प्रपोजल जो था उसके अगेंस्ट ये तब कंप्लीट हो जाता है जब बी इसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशंस ऐसे कर देता है कि वह जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसकी पावर से बाहर हो जाता है। जैसे ही वो उसकी पावर से बाहर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, जो प्रपोजल करता है, प्रपोजल जो करता है, प्रपोजल उसको कहते हैं, उसके अगेंस्ट लागू हो जाता है, ना कि जो एक्सेप्ट करता है। क्या होना चाहिए, ए की बी की पावर से बाहर हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ। क्लियर है। तो इसके साथ मैं दूसरा भी बता देता हूँ। और जो एक्सेप्टेंस है अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर जो है उसके अगेंस्ट कब लागू हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। अब मैं एग्जाम्पल इसको समझाता हूँ आपको। देखो मैंने बताया था आपको प्रपोजल जो है कब कंप्लीट होता है। अब जो प्रपोजल हुआ था उसको क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। अब एक्सेप्टेंस की बात आ रही है सेकंड पॉइंट पे, वो कब कंप्लीट होता है, प्रपोजल और एक्सेप्टर के अगेंस्ट। ए ने बी को क्या किया, प्रपोजल किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्टेंस जो है ए के अगेंस्ट कब लागू होएगी, बी ने क्या किया, हाँ उसने बाई पोस्ट उसको पोस्ट कर दिया। ए ने लेटर द्वारा बी को ऑफर किया अपना जो स्कूटर है उसको सेल करने के लिए, कि मैं आपका अपना स्कूटर 10,000 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ। बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर है। बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसने क्या किया, बाई पोस्ट उसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट करते के साथ क्या हुआ, ये बी की पावर से बाहर हो गया, ये ए के अगेंस्ट लागू हो गया। क्लियर है। इसको तभी कंप्लीट हो जाएगा जब बी की ये पावर से बाहर हो जाए एक्सेप्टेंस। क्लियर है। और देखो ये बी का अगेंस्ट कब होता है,
बी के अगेंस्ट एक्सेप्ट जो होता है, एक्सेप्टेंस कब लागू होती है? बी के अगेंस्ट जब लागू होती है जब वह ए की नॉलेज में आ जाए। किसकी नॉलेज में आ जाए? कि हाँ, जो मैंने स्कूटर बेचा था वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि जो मैंने बी ने पोस्ट द्वारा जैसे पोस्ट ऑफिस में डाला तो वह क्या हुआ, ए के अगेंस्ट लागू हो गया। यानी कि ए को मान लिया जाता है कि ए उसको अब रिवोक नहीं कर सकता है। अब बी क्या करेगा? बी के नॉलेज में कब आएगा? बी के अगेंस्ट कब लागू होएगा? जब वह ए की नॉलेज में आ जाता है, यानी कि जो बाई पोस्ट हुआ है वो लेटर, एक्सेप्टेंस का जो लेटर था जिसे हमने एक्सेप्ट किया है बाई पोस्ट, वो ए के पास पहुंच जाता है और ए उसको पढ़ लेता है, तो क्या होगा, वह बी के अगेंस्ट लागू हो जाएगा। क्लियर है? आपको प्रपोजल समझ में आ गया और एक्सेप्टेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रपोजल होता है और जो एक्सेप्टेंस होता है उसको रिवोक कैसे किए, उसका कंप्लीट का कब होता है, ये किसके अगेंस्ट कब लागू हो जाता है, इस चीज़ को देखते हैं। देखो सेकंड ये चीज़ बताता है, गौर से देखना। देखो, द कम्युनिकेशंस ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट, किसकी बात कर रहा है? जो रिवोकेशन है वो किसका हो सकता है? प्रपोजल का हो सकता है और एक्सेप्टेंस का होता है। वो कब कंप्लीट हो जाता है? अब किसी ने अपना प्रपोजल किया और किसी ने अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक किया, वो कब कंप्लीट होता है? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट, जो पर्सन इसको कर रहा है उसके अगेंस्ट कब ये कंप्लीट हो जाता है, जो रिवोकेशन होता है। देखो, एक्सेप्टेंस थोड़ा अगेंस्ट चलता है, ये क्या चलता है, ये सीधा चलता है। कैसे चलता है देखो, व्हेन इट पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन हूम इट, जो उसको कर रहा है, सो एज टू आउट ऑफ पावर ऑफ द पर्सन हु मेक इट। बस ये कहता है उसके अगेंस्ट, जो उसको कर रहा है उसके अगेंस्ट तभी ये लागू हो जाता है जब वह उसकी पावर से बाहर हो जाता है। जैसे बी ए ने बी से क्या किया, ए ने बी से एक ऑफर किया, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है और उसको क्या करना चाह रहा है, रिवोक करना है। तो जैसे ही ए लेटर द्वारा पोस्ट कर देता है, यानी कि ए की पावर से बाहर हो गया ना, तो ये ए के अगेंस्ट लागू हो गया। रिवोकेशन की बात चल रही है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस की बात नहीं चल रही है, रिवोकेशंस। ये किसके अगेंस्ट लागू हो गया? बी के। जैसे ये बी की नॉलेज में आ गया, हाँ भी प्रपोजल जो था वो रिवोक कर दिया गया, तो तब वह बी के अगेंस्ट लागू हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अब ये बी है, बी के अगेंस्ट कब लागू होगा? बी के अगेंस्ट बी अपना एक्सेप्टेंस जो है उसको रिवोक करना चाहता है। उसको रिवोक करने के लिए क्या करेगा वो? उसको बाय पोस्ट जो है उसको रिवोक कर रहा है, जैसे ही वो पोस्ट में डाल देता है बी का अगेंस्ट लागू हो जाता है, और जैसे ही ए की नॉलेज में आ जाता है तो वह ए के अगेंस्ट लागू हो गया। देखो एक सेकंड ये चीज़ कहता है, एज अगेंस्ट पर्सन, एज अगेंस्ट पर्सन टू whom इट इज मेड व्हेन इट कम टू हिज नॉलेज। क्लियर है? जब वह जिससे किया जाता है, जो उसको करता है और उसकी पावर से बाहर हो जाता है, रिवोकेशन जो उसको करता है और उसकी पावर के बाहर हो जाता है उसके अगेंस्ट तभी लागू हो जाता है, और जिससे ये किया जाता है उसके अगेंस्ट तब लागू होता है जब उसकी नॉलेज में आ जाता है। क्लियर है? अब देखो कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको, इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, उसके द्वारा ये सारा समझ में आ जाएगा कि प्रपोजल कब कंप्लीट होता है और प्रपोजल और का जो एक्सेप्टेंस किया है वह प्रपोजल करने वाले और एक्सेप्टर जो है उसके अगेंस्ट कब लागू होता है, और उनका रिवोकेशंस कब इन्हें करने वालों के अगेंस्ट लागू हो जाता है। क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके इलस्ट्रेशंस दे रखा है आपको, ये क्या कहता है, ए प्रपोज बाय लेटर टू सेल ए हाउस टू बी एट ए सर्टेन प्राइस। क्लियर है? ए जो है प्रपोज करता है बाय लेटर अपना एक हाउस बी को
सर्टेन प्राइस पर क्या किया उसने, प्रपोज किया बी को कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ। द कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव द लेटर। ए ने बी को अपना जो है हाउस बाय लेटर द्वारा सेल करने के लिए क्या किया, प्रपोज किया। और बी जैसे ही बी की क्या हुआ, रिसीव कर लेता है बी, जो लेटर था वो बी को रिसीव हो गया, तो वह क्या हुआ, प्रपोज जो है कंप्लीट हो गया। देखो ये कह रहा है ना, प्रपोजल कंप्लीट हो गया। क्लियर है। जो ए का किसने किया था, ए ने प्रपोजल किया था, और वो प्रपोजल कंप्लीट हो गया जब वह बी की नॉलेज में आ गया। क्लियर है। सेकंड देखते हैं। देखो पहले वाला मैंने बताया था, और सेकंड देख लेते हैं इसका क्या कहता है। बी, कौन, बी, जो ए ने प्रपोजल किया था अपना हाउस बी को सेल करने के लिए, ये बी की नॉलेज में आ गया है, तो क्या होगा, वो कंप्लीट हो गया। बी एक्सेप्ट ए प्रपोजल बाय द लेटर सेंट बाय पोस्ट। जो ए ने भेजा था, बी ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट वैन द लेटर इज पोस्ट अगेंस्ट बी। जो इसने ए को लेटर किया था, वो किया था, पोस्ट किया था कि मैं अपना हाउस सेल कर रहा हूँ, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके उसको क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। जैसे ही उसने पोस्ट किया, पोस्ट ऑफिस में जैसे ही डाल दिया, पोस्ट कर दिया, ये जरूरी नहीं है कि बी के पास ही पहुँचे वो, या बी के पास पहुँचे तभी इसको हम लागू कर सकते हैं, नहीं। एक अगेंस्ट तभी लागू हो गया जब वो पोस्ट कर दिया है बी ने। क्लियर है। और बी के अगेंस्ट कब लागू हुआ, वहन द लेटर इज रिसीव्ड बाई ए। बी के अगेंस्ट कब लागू हुआ, जब ए की नॉलेज में आ जाता है। ए ने ऑफर किया बी को अपना सेल करने के लिए हाउस, और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ए के अगेंस्ट तभी लागू हो गया। क्लियर है। अब बी का अगेंस्ट कब लागू हो गया है एक्सेप्टेंस, जब ए की नॉलेज में आ जाता है। क्लियर है। अब उसका थर्ड वो देख लेते हैं। ए रिवोक हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। क्या करता है, ए जो है उसने प्रपोजल किया था, वो उसको टेलीग्राम द्वारा अपना रिवोक करना चाहता है। द रिवोकेशंस कब कंप्लीट हो जाता है, द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। जैसे ही डिस्पैच हो जाता है तो क्या होएगा, एक अगेंस्ट लागू हो गया। ए ने डिस्पैच कर दिया उसको बी को कि मैंने जो प्रपोजल किया था आपको, मैं उसको जो हूँ रिवोक कर रहा हूँ, और उसको एक अगेंस्ट तो तभी लागू हो गया जैसे ही उसने डिस्पैच किया। क्लियर है। दूसरा, इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव इट। क्लियर है। बी के अगेंस्ट कब लागू हो गया, जब वह बी की नॉलेज में आ गया। किसकी बात चल रही है, प्रपोजल की। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बी रिवोक हिज। अब बी की बात चल रही है, रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अब बी अपना जो है एक्सेप्टेंस जो है, उसने जो हाउस बाई करने के लिए उसको एक्सेप्ट किया था, अब उसकी बात चल रही है, वो उसको रिवोक करना चाहता है। बी रिवोक द एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। अब देखो ये कब कब लागू हो जाते हैं, बी रिवोकेशंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी। बी कर रहा है ना, बी का अगेंस्ट कब लागू हो गया, व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। जैसे ही उसने टेलीग्राम उसको डिस्पैच किया, डिस्पैच करते के साथ ही वो क्या हुआ, वो कंप्लीट हो गया ए के अगेंस्ट। और बी के अगेंस्ट, ए के बी के अगेंस्ट लागू हो गया, बी ने किया ना, ए के अगेंस्ट कब हुआ, जब बी ए को रिसीव हो गया। क्लियर है। बी ने किया, बी के अगेंस्ट लागू हो गया, ए ने किया, ए के अगेंस्ट लागू हो गया। अब देखो कुछ इसमें जजमेंट दे रखे हैं जो बहुत फेमस है, उनको मैं आपको समझा देता हूँ, याद रहेगा आपको, इन फ्यूचर काम भी आएगा आपके एग्ज़ाम में। देख लेते हैं इनको कौन कौन से है। देखो ये 3 जजमेंट है, इनको देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखो पहले वाला जजमेंट क्या कहता है, ये लालमन शुक्ला है वर्सेस गौरीदत्त, ये इलाहाबाद का केस है। ये बताता है कि कम्युनिकेशंस कब कंप्लीट हो जाता है। इस केस में ये बताया गया था। इस केस में क्या हुआ था, जो ये था गौरीदत्त, इसका नेफ्यू जो है खो गया था
इसने इसके लिए क्या किया, कोई जो है गिफ्ट, उसको जाने के बाद 500 रुपये इनाम घोषित किया। और जो था ये इसको ढूंढ के लेके आ गया। क्लियर है। उसको जो है नॉलेज नहीं थी जो ढूंढ के लेके आया था। जब उसको नॉलेज नहीं थी तो उसने कहा भाई, उसने इनाम लेने के लिए उस पर केस किया और कहा कि आपने जो इनाम घोषित किया था वो मुझे भी दे दो, जो आपने घोषित किया था प्राय उसका वो। तो इसने कहा कि जब आपको नॉलेज नहीं तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर। जब ये देखो, जैसे मैंने बताया था कि आपको प्रपोजल कब कंप्लीट हो जाता है, जब वह जो अदर्स पार्टी है जो उसको एक्सेप्ट करती है उसकी नॉलेज में आ जाती है। जब उसको नॉलेज नहीं तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा। इसी केस में ये बताया है कि जैसे ही वह उसकी नॉलेज में आ जाता है, जिससे वह किया जाता है, वह कंप्लीट तभी हो जाता है। क्लियर है। सेकंड जजमेंट हमें क्या बताता है, ये फॉरेन जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ था, कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। इसमें क्या था, इसमें ये बताया था कि आप जो है एक मेडिसिन है, इसको कंटिन्यू इस तरह अगर यूज करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। क्लियर है। उसको तब भी वह बीमारी हो गई। उसने उसको वो किया कि आप जो है मुझे इस चीज़ का क्लेम दो, आपने इस चीज़ के लिए वादा किया था। तो कहने लगा हमने तो आपसे किया ही नहीं। तो जो ऑफ़र जो होता है, ऑफ़र थ्रू एडवर्टाइजमेंट होता है, जो एडवर्टाइजमेंट द्वारा ऑफ़र होता है वो पर्टिकुलर एक पर्सन से नहीं होता है। पर्टिकुलर कैसे होता है, होल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वह एग्रीमेंट उसी से होता है, प्रपोजल तो पूरे वर्ल्ड से हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस किससे हुआ, जो उसकी कंडीशन पूरी करता है और उसको एक्सेप्ट करता है। क्लियर है। इसलिए ये क्या हुआ, वो जो है क्लेम लेने में कामयाब हो गए, क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग चला था। जरूरी नहीं उसको ये क्या है कि मैंने इसको पर्टिकुलर स्पेशल में उसको एक्सेप्टेंस दे अपनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में, ज़रूरी नहीं होता है, बस उसके अकॉर्डिंग कंडीशन पे चलना ही सफिशेंट है। क्लियर है। थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड क्या कहता है। भगवान दास, गोवर्धन दास, ये कह रहा है भगवान दास, गोवर्धन दास, केडिया, गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। इस वाले केस में क्या हुआ, ये कहता है, इस केस कहता है एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम और टेलेक्स। जो एक्सेप्टेंस होती है वो कब कंप्लीट होती है, बस इस वाले जजमेंट में यही बताया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें ये बताया गया था कि जो आपका प्रपोजल करता है, जैसे सपोज करो ए ने बी को प्रपोज किया। अब ये जो टेलीग्राम द्वारा होता है, टेलीग्राम या टेलेक्स द्वारा, टेलीफोन द्वारा, इसमें क्या हुआ, कब कंप्लीट हो जाती है, जब एक्सेप्टेंस जो है उसकी नॉलेज में आ जाती है। कि सपोज करो इसने कहा कि मैं आपको ये देख रहा हूँ, तो इसको पता लग जाना चाहिए इसको एक्सेप्ट हो गया बाई टेलीफोन द्वारा। यानी कि ये क्या है, एक्सेप्टेंस बाई टेलीग्राम और टेलेक्स। जब वह उसको कंप्लीट, उसको अपनी कंसेंट दे देता है, मुझे सुनाई दे गया है चीज़ कि मैंने आपको ये कंप्लीट ये कर लिया है। इसको बस टेलीग्राम के बारे में बताता है। टेलीग्राम और टेलेक्स द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इसी जजमेंट में बताया गया है कि किस तरह ये एक्सेप्ट हो जाता है, कहाँ माना जाता है, कब माना जाता है। देखो ये कैसे माना जाता है। सपोज करो ए जो है दिल्ली में रहता है, बी हरियाणा में रहता है। इसने इसको ऑफर किया बाई फ़ोन, बी ने एक्सेप्ट किया। तो ये जो जुरिडिक्शंस बनेगा, एक्सेप्टेंस कहाँ पे मानी जाएगी, ये ए के यहाँ पे मानी जाएगी। क्लियर है। बस यही बता रहा है, जहाँ पे वो उसको एक्सेप्टेंस की प्रपोजल जो करता है वो उसको रिसीव करता है कि हाँ उसने बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो वहीं पे इसकी जो वो बन जाती है जुरिडिक्शंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इससे अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रिवोकेशंस और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कैसे होता है। जो प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है उसका रिवोकेशंस कब किया जा सकता है, ये उसके उसमें बताऊंगा। बचे हुए जो सेक्शंस बचे गए हैं 5, 6, 7, 8, 9, इनको मैं अगले सेक्शन में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।